फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 353 CRPC 315। इसमें जो एलिमेंट्स बताए गए हैं वो आर्टिकल 20(3) का संरक्षण है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा। जो व्यक्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, ऐसा व्यक्ति प्रतिरक्षा करने में सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो उसी विचारण में उसके साथ आरोपित है, ऐसे आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दिया जा सकता है, परंतु प्रोवाइजो है कि वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। तब तक उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि उसने लिखित रूप से आवेदन न किया हो। उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। उसका स्वयं का साक्ष्य नहीं देना किसी भी पक्षकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की टीका टिप्पणी का साक्ष्य नहीं, टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। कोई कमेंट पास नहीं किया जाएगा किसी पार्टी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, और नहीं उसे या उस विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी, और नहीं ऐसी कोई उपधारणा की जाएगी कि अगर ये अपना बचाव नहीं कर रहा है तो उसी ने ऐसा कोई अपराध किया है। इस तरह की कोई उपधारणा भी नहीं की जाएगी। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड न्यायालय में धारा 101, 126, 127, 28, 29 के अधीन या अध्याय 10, अध्याय 11 के भाग घ के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है, तो ऐसी कार्यवाही में अपने को साक्षी के रूप में पेश कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 101 अपहृत स्त्रियों के बारे में 126, 27 जो है वो सदाचार के लिए प्रतिभूति, अभ्यासिक अपराधियों के लिए प्रतिभूति के चैप्टर से संबंधित है। चैप्टर 10 है भरण पोषण, चैप्टर 11 है विधि विरुद्ध जमाव। इन सब के अंतर्गत अगर उससे कोई कार्यवाही संस्थित की जा रही है तो वो स्वयं को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही के संबंध में अपना साक्ष्य दे सकता है। परंतु 127, 28, 29 के अधीन कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य नहीं देना। अगर प्रतिभूति से संबंधित जो कार्यवाही है अभ्यासिक अपराधियों के द्वारा, दोष सिद्ध व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिभूति की सेक्शंस हैं उसके अंदर अगर वो कोई साक्ष्य नहीं दे रहा है तो ऐसा साक्ष्य किसी पक्षकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किसी भी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, और न ही उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो कि उसके साथ विचारण में साथ में है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कोई कार्यवाही की है तो कोई उपधारणा ही की जाएगी। उसके साथ विचारण में जो आरोपित व्यक्ति है उसके विरुद्ध भी कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। तो ये थी अपनी सेक्शन 315। 351 और 53 इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस देखे जाते हैं। 315 अपने आप में BNSS 353, CRPC 315 ये अपने आप में एक बचाव प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 20(3) का संरक्षण है, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षा। तो इन मामलों में अभियुक्त पर स्वयं पर डिपेंड है कि वो अपने साक्षी को दे अथवा नहीं दे। अब इसके बारे में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं कि जो सेक्शन 351 है वो न्यायालय की बाध्यता है, जबकि 353 जो है ये अभियुक्त के द्वारा स्वयं को परीक्षित करना उसकी स्वयं की इच्छा पर है। उसमें साक्ष्य लेना एक बाध्यकारी प्रावधान है। इसमें अभियुक्त की इच्छा पर है कि वो साक्ष्य दे अथवा न दे। सेक्शन 351 में समन मामले में व्यक्ति को हाजिरी से अभिमुक्ति को छोड़कर परीक्षा अनिवार्य है। हम उसके क्लोज में पढ़कर आए हैं कि समन मामले की प्रोवाइजो में ऐसा व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जाएगी, जबकि ये जो सेक्शन 353 है इसमें लिखित आवेदन पर ही हाजिर होने के लिए साक्ष्य देना आवश्यक है। लिखित आवेदन करेगा ही, अभी हम देख कर आए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि 351 में शपथ नहीं दिलाई जाएगी, 353 में शपथ दिलाई जाएगी। फोर्थ है कि 351 में प्रतिरक्षा का अवसर नहीं होता
और इसमें प्रतिरक्षा का अवसर देना पड़ेगा। साथ में 313 जो है, जो BNSS 351 है, इसमें एविडेंस की, इसका साक्षिक मूल्य हमने कल देखा था, एविडेंस की सेक्शन 3 में ये नहीं आता, तो इसके साक्षिक मूल्य की साक्ष्य की कोई श्रेणी नहीं है। जबकि 315 जो है वो ऑन ओथ होता है, तो इसलिए इसके साक्ष्य का महत्व है, इसकी साक्ष्य की वैल्यू है। नेक्स्ट है कि ये किसी भी स्टेज पर हो सकती है। 351 हम देख कर आए हैं, जांच विचारण किसी पे भी, बट ये कब होगी, जबकि उसे प्रतिरक्षा के साक्ष्य पर ही होगी। इसका क्लोज फर्स्ट अभी हमने देखा है कि वह सक्षम और अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए ही वह ऐसा कर सकता है। ठीक है। 351 का जो उद्देश्य है वो है नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करना, और अभियुक्त एवं जज के बीच में वो सीधा संबंध है। जबकि 315 या 353 इसका क्या उद्देश्य है कि अभियुक्त एक सक्षम साक्षी है, एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, एक सक्षम साक्षी है, ये इसका उद्देश्य है। तो इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। मेजर डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 354 CRPC 316, प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव को का काम में न लाया जाना। जब धारा 343 और 344 में जैसा उपबंधित है। कौन सी धारा है ये धारा है सिद्ध दोष व्यक्ति वो सह अपराधिक से संबंधित। उसके सिवाय किसी वचन, धमकी या अन्य कोई प्रभाव अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे जानकारी की किसी बात को प्रकट करने के लिए उत्प्रेरित की जाए। सह अपराधी को तो विवश किया जा सकता है, किंतु इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वचन या धमकी के द्वारा या अन्यथा कोई प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि वह किसी बात को प्रकट करे, या ऐसा करने के लिए उसे उत्प्रेरित भी नहीं किया जाएगा। आगे है सेक्शन 355 CRPC 317, कुछ मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच विचारण के लिए उपबंध। तो ये है कोर्ट में हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र। ये कब लगता है, जब अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर नहीं होना है। तो ये प्रार्थना पत्र BNSS 355 के अंदर CRPC 317 में लगाए जाते हैं। इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाए समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी न्याय हित में आवश्यक नहीं है। अगर न्यायाधीश का या मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान हो जाता है कि अभियुक्त की पर्सनल अपीयरेंस न्याय हित में आवश्यक नहीं है, या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के द्वारा किए जाने की दशा में और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसे हाजिरी से अभिमुक्ति दे देता है। तो अगर ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कोई एडवोकेट कर रहा है, तो उसे कोर्ट क्या करेगा, हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है, और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। और साथ ही में कार्यवाही के किसी नेक्स्ट प्रक्रम पर, ठीक है, पश्चातवर्ती प्रक्रम पर अगर उसे लगता है कोर्ट को कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी होनी आवश्यक है, तो व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है क्लोज 2, यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई मैटर है जहाँ उसके पास कोई एडवोकेट है ही नहीं, तो यह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, या न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका पर्सनली कोर्ट में अपीयरेंस होना आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे वह या तो ऐसी जांच या विचारण को स्थगित कर सकता है, थोड़ी देर के लिए एडजर्न कर सकता है, या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। अगर अभियुक्त की उपस्थिति ही अनिवार्य है तो या तो उसे थोड़ी देर के लिए एडजर्न कर सकता है, या अभियुक्त को ऐसा आदेश दे सकता है कि अभियुक्त का ऐसा मामला अलग से लिया जाए, अलग से विचारित किया जाए। इसका स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति जो है उसमें दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से भी उपस्थिति शामिल है, ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से भी की गई उपस्थिति शामिल है। सेक्शन 356 नई जुड़ी है BNSS में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।